आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, आज हमारा भारत राष्ट्र 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इस महत्वपूर्ण दिवस की भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि और पिछले कई दिनों से मैं एक उधेड़-बुन में था, एक जद्दोजहद में था, उसी एक महत्वपूर्ण और संजीदा विषय को लेकर के आज आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। देखिए, एक परिपाटी कहीं ना कहीं चली आ रही है स्वतंत्रता दिवस पर या देश के जो भी हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व होते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस पर बड़े बड़े नारे लगा देते हैं या एक दूसरे को बधाई संदेश दे देते हैं या बहुत ऊंची चोटी पर देश का तिरंगा फहरा देते हैं। और जो ओपोजिशन हमारा जो दूसरा पड़ोसी देश है, कोई भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनके खिलाफ हम मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन सभी चीज़ों को करने के बाद ये बात साबित नहीं होती कि आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं या आपके मन में अपने देश के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा भावना है। आप जब तक देश की उन समस्याओं को नहीं समझेंगे जो देश के ग्राउंड लेवल पर हैं, जिनसे जुड़ कर के एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करता है, अपनी ज़िंदगी बिताता है, जब तक हम उन समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को आज़ाद कैसे समझ सकते हैं। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद, 74 वर्षों बाद, आज भी कहीं ना कहीं देश में ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं जिन्हें देख करके, महसूस करके, सोच करके मेरा हृदय कौंध जाता है। एक युवा होने के नाते, एक जागरूक युवा होने के नाते और पिछले कुछ वर्षों से मंचों पर कविताएं सुना रहा हूं, उस नाते मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं ऐसे विषयों को आप सबके समक्ष हाजिर करूं। और मैथिली शरण गुप्त जी हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा था कि क्या हैं, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, क्या हैं, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। और इन्हीं सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए आज मेरे साथ 3 युवा साथी मौजूद हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम विचारधारा युवाओं के लिए, युवा क्या सोचते हैं देश के बारे में, क्योंकि युवा देश का भविष्य है, देश के कर्णधार हैं, देश की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं जिन पर देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था टिकी होती है। तो इसी संजीदा और महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज 3 युवा साथी मौजूद हैं और मैं इनका आप सबसे परिचय करवा देता हूं। पहले साथी के रूप में मेरे साथ मौजूद होंगे प्रिय आदेश, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र से 10वीं कक्षा के छात्र हैं और काफ़ी होनहार विद्यार्थी हैं। आप इनकी सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी कविताएं, इनकी वीडियोस सुनते रहते हैं। दूसरे साथी के रूप में मेरे साथ आज मौजूद होंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से BA प्रथम वर्ष के छात्र सौरभ भारत, और ये भी सोशल मीडिया पे अपनी बातों को लेकर, विचारों को लेकर सक्रिय रहते हैं। नया लड़का है और हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छी देश की बात होगी। तीसरे साथी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं जवाहर नवोदय विद्यालय निवारसी से 12वीं कक्षा अभी पास करके हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि अगर देश के युवा इस बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। तो मैं प्रिय आदेश से सीधे सीधे अपना पहला प्रश्न इनके सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मन में टीस, कुछ कसक बाकी है कि हमें वो चीज़ हासिल नहीं हुई जो हमारे देश के बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े पुरखे जो हमें दे करके गए थे, उनके चले जाने के बाद भी कुछ ना कुछ तो महसूस होता है कि यार कुछ ना कुछ तो रह गया, और ये नहीं होना चाहिए था। हमें आज़ादी मिली, इतने संघर्षों के बाद मिली, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ कमी है। इस बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या समस्याएँ हैं और उनके लिए क्या क्या निवारण हो सकता है, क्या क्या समाधान हो सकते हैं। प्रिय आदेश। पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जय हिंद। और मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जैसे कि वीरेंद्र भैया ने भी मेरे सामने प्रश्न किया है, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि भारत माँ के चरणों में हमने अपना सर्वस्व चढ़ाया। भारत माँ के चरणों में हमने अपना सर्वस्व चढ़ाया है। पराधीनता में जहाँ परिंदा भी न पर मार सके, वहाँ तिरंगा, पर वहाँ हमने तिरंगा फहराया है। जिंदाबाद। और देखिए, आज का दिन बहुत ही हमारे लिए खास है। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जब कई वर्दियाँ, कई चोले और कई सिर धड़ से अलग हो जाते हैं, तब जाके एक ऐसा दिन आता है जब हम आपस में मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ शेर पैदा होते हैं, मेमने नहीं। क्या बात। और देखिए, आजकल खामियां हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारी पॉजिटिवनेस है वो भी है।
और खामियां कुछ इस प्रकार है कि आज जो है करप्शन ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वो अंग्रेज थे जो हमें दबाना चाहते थे, खैर वो पराए थे, लेकिन अपने अपने को दबा रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें हम अपना चुनते वो दगा कर जाते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि करप्शन पे नियंत्रण लाया जाए। और ख़ास तौर से मैं ये मुद्दा छोड़ना चाहूँगा कि बेटियों का, आप हाल ही में देख सकते हैं कि प्रियंका रेड्डी के साथ जो ये हादसा हुआ है दिल्ली में जो हुआ, और मैं अभी 6-7 दिनों की बात है, एक अखबार वो मैंने उठाया था, उसमें लिखा था कि 12 वर्षीय लड़कियों के साथ ये बलात्कार जैसा घिनौना दरिंदगी काम हुआ है। तो मुझे बहुत ही बेकार लगा ये। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें इस प्रकार की जो इस प्रकार के अपराध शोभा नहीं देता भारत देश को। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ हमारे देश की ताज है, साज है। बेटियाँ हमारे देश की ताज है, साज है। बताइए, जिस देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, क्या वह देश आज़ाद है? बिल्कुल भी नहीं है। और इस पर हमारे कुमार विश्वास जी कहते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर कवि हैं और जिनके आप भी फ़ैन हैं जी, कि अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए, कि अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए, मुझे खिलौने का सामान न समझा जाए, कि अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए, मुझे यूँ खिलौने का सामान न समझा जाए। अब तो बेटे भी घर से हो जाते हैं रुखसत, अब तो बेटे भी घर से हो जाते हैं रुखसत। सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। ये तो कुछ बेटियों की ये समस्याएं थी। और यहाँ के जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें अभी बहुत से बदलावों की ज़रूरत है, जो अभी हाल ही में हो रही है। नई शिक्षा नीति अपनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इस भारतीय शिक्षा नीति में बहुत ही अच्छे बदलाव होंगे जी, और जिनसे हमारे और भी हो सकता है कोई और स्वामी विवेकानंद का जो उनके पालन हो, जो उन्हें ओबे करता हो, वो आगे आए। और भी ऐसे कई आते रहेंगे। और भारत देश से कई सारे ऐसे युवा हैं, युवतियां हैं जो बाहर में अपना झंडा गाड़ते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और यहाँ के कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग होते हैं, मैं चाहूँगा कि सरकार उन पर भी गौर फरमाए, क्योंकि बहुत से होते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता वक्त पर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी खामियाँ हैं। तो बड़ी ही अच्छी विचारधारा अपने अंदर समेटे हुए आदेश, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इसी प्रकार की उम्मीद इनसे रखता था। काफ़ी सारी बातों पर इन्होंने गौर हमारा कराया, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो देश में हैं, इन्होंने उसका जिक्र किया। राहत इंदौरी साहब हमारे देश के मशहूर शायर थे, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि चांद सितारों की रहमत सदा मेरे साथ रहे, चांद सितारों की रहमत सदा मेरे साथ रहे, जब तक उसके हाथ में मेरा हाथ रहे, और शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। और अगली एक पंक्ति हमारे देश की उन सभी संभावनाओं को समर्पित कर रहा हूँ जो आए दिन देश के माहौल को अच्छा बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कि शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। भारत देश, जिसको कभी तो विश्व गुरु कहा गया, कभी सोने की चिड़िया कहा गया, किसी भी संदर्भ में भारत देश आज के समय में किसी भी राष्ट्र से पीछे नहीं है, चाहे वह विकास के मामले में हो, तकनीकी के मामले में हो या दूसरी प्रकार की प्रगतियों के मामले में हो। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनसे देख करके, जिन्हें महसूस करके, सोच करके कहीं ना कहीं दिल दुखता है। और उम्मीद है कि समय रहते इन सभी चीज़ों में सुधार होगा, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आएगा और हमारा राष्ट्र एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएगा। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के अब मैं रुझान करना चाहता हूँ सौरभ भारत की तरफ, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं। और देखिए, विचार बहुत से हो सकते हैं और हमें सभी विचारों को ग्रहण करना चाहिए, सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के मैंने ये छोटी सी बातचीत रखी थी। तो सौरभ, आपका स्वागत है। और मैं यही प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि आज इतने वर्षों बाद भी कहीं ना कहीं देश में एक ऐसा माहौल है कि हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, कुछ ना कुछ कमियाँ देश में हैं। और आए दिन जैसे बेटियों के साथ जो आदेश ने विषय उठाया, बेटियों के साथ जो दरिंदगी होती है, बेटियों के भी अपने सपने हैं, उनकी भी अपनी ख्वाहिशें, उन्हें पूरा करने का हक है। तो आप अपने निजी रूप से क्या सोचते हैं इस बारे में, हम जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। मैं सौरभ भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुमार विश्वास जी का एक मुक्तक है, उससे शुरुआत करना चाहूँगा कि हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है,
हेलो हे हाय सुनकर तो नहीं आती, मगर हमसे क्या बात। कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। बहुत खूब। जैसा वीरेंद्र भाई साहब ने सवाल पूछा है कि देश के अंदर क्या कमियां हैं, तो मैं इस बात के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि देश के अंदर कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है हमारे अंदर है। आज समाज के अंदर जो पहले के मुकाबले की बात करें अगर हम, तो गुलामी से पहले भी जो भारतवर्ष है, जैसे कि भारत बहुत पुराना देश है और हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो अगर मैं देश की बात करूं तो गुलामी से पहले हमारे देश के अंदर जो प्रेम था, जो प्रेम बरकरार था, उस प्रेम में आज कहीं ना कहीं कमी आई है जी। आज उस प्रेम ने बदलकर ईर्ष्या का रूप ले लिया, बिल्कुल। जो कि आज टांग खींचने तक ही सीमित रह गई है केवल। मतलब कि हमारे अंदर ये विचार हो गए कि अगर हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो फिर हम उसको कैसे पीछे लाएं। ये विचार खत्म हो गए हैं कि हम खुद से कैसे प्रतिस्पर्धा करें। हमारी खुद के साथ जो प्रतिस्पर्धा थी वो खत्म हो गई है, उसका स्थान अब ईर्ष्या ने ले लिया है। और भाई भाई का जो प्रेम था वो खत्म हो गया है धन दौलत के ऊपर मानने इसको। और दूसरा जो बेटियों के बारे में जी भाई साहब ने जो बात की है कि बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो जो है हम लोग आज जो भी अपनी शिक्षा नीति के अंदर करें, जैसे कि आदेश भाई साहब अभी बता रहे थे कि हमारी जो शिक्षा नीति आज जो नई शिक्षा नीति है, फिर हम पहले से जो भी पढ़ते आ रहे हैं, हम अपनी शिक्षा नीति के अंदर गणित भी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं सिवाय चरित्र के। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि शिक्षा में हम सब कुछ तो हासिल कर रहे हैं, ज्ञान तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल कर रहे हैं, चरित्र कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ी सुंदर बात आपने कही। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आजकल का जो समय है, जो बच्चे हैं, पहले जो बच्चे होते थे 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे होते, दादा दादी उनके पास होते थे, तो दादा दादी या फिर माता पिता उनकी जिम्मेदारी होती थी, बच्चों को सिखाते थे ये चीज़ कि आपको लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए या फिर और भी जो भी अच्छी बातें हैं। पर आज एक तो परिवार जॉइंट फैमिली नहीं रह गई, और छोटे छोटे से परिवार हो गए, एक माता पिता और उनका एक बच्चा है बस, जिसमें माता भी नौकरी पर जाती है, पिता भी नौकरी पर जाते हैं। बच्चा जो है स्कूल में जाता है, उसका इतना भारी जो बस्ता होता है, जिसके अंदर पुस्तकों का बोझ केवल वो होता है छोटी सी उम्र के अंदर, और जिसके अंदर वो केवल पढ़ाई कर पाता है। उसके बाद देखिए जिम्मेदार तो हर चीज़ है उसके अंदर। उसके बाद बात करें हमारे समाज की, जो समाज से वो चीज़ें देखता है, जो बाहर जाता है, बाजार में जाता है, फिल्मों में जो चीज़ें देखता है, सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण बात है सिनेमा, जिसके अंदर जो दिखाया जाता है, उसके अंदर बच्चा जो छोटा होता है उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती है। जो 3-4 साल का बच्चा ऐसे गाने सुनता है जैसे कि आज हो रही हैं, संगीत का जो मतलब कि कह सकते हैं कि संगीत आज छोड़ा ही नहीं है कहीं ना कहीं। संगीत ले लीजिए आप, हिंदी सिनेमा ले लीजिए आप, आज से पहले की फिल्में उठाकर देख लीजिए, उनके अंदर ईश्वर की बात होती थी, सच्चाई की, अच्छाई की बात होती थी, प्रेम की बात होती थी। आजकल बहुत सी फिल्में ऐसे टॉपिक ही नहीं रह गए उनका कुछ। 3-3, 4-4 साल के बच्चे देखते हैं उनको, तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। और दूसरा, पढ़ाई पर ही केवल केंद्रीकृत रह गया हमारा सारा ध्यान। हम केवल विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं घर, फिर ट्यूशन हो जाती है, फिर रात को सो जाते हैं, बस इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं जाता, चरित्र की ओर कभी। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चरित्र से ही इंसान महान बनता है। पैसा इस इंसान के पास जितना मर्जी, आपने सुना भी होगा, हम सुनते रहते हैं टेलीविज़न में कि बड़े से बड़ा इंसान होता है, मतलब कि पैसा कमा लिया हर चीज़ में, पर चरित्र के मामले में जो है इंसान गिर जाता है, चाहे उसकी उम्र 60 साल हो या फिर 65 साल हो। और चरित्र ही एक ऐसा मामला है। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को शुरू से ही चरित्र के बारे में बताया जाए, हमारे दिमाग में ये बात न डाली जाए, हम कहते तो हैं कि बेटी बेटी बराबर होते हैं, पर कहीं ना कहीं ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि समाज के अंदर ये बात है, हमारे दिमाग में बात डाली जाती है कि लड़कियां लड़कों से अलग है, जिसके कारण ये जो भी आज कार्य हो रहे हैं यही होते हैं। अगर हमको शिक्षा के साथ साथ हमें ये भी बताया जाए, हमें हमारे चरित्र के बारे में बताया जाए कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हम एक आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं देश के, तो मुझे लगता है कि ये बलात्कार जैसे जो घिनौने अपराध हो रहे हैं कम हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है, प्रियंका रेड्डी जी के आदेश बात कर रहे थे, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारी शिक्षा नीति ही की बात करना चाहूँगा, अनपढ़ता कम हो जाए, सर्वप्रथम तो शिक्षा ही मिल जाए व्यक्ति को, तो फिर वो इन चीज़ों से कुछ बचकर चलेगा। और उस शिक्षा के अंदर अगर उसको अध्यात्म की भी बात बताई जाए, जो हम आजकल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते आए हैं, अभी तो शिक्षा नीति में खैर बदलाव हो गए हैं, हम अपने इतिहास के अंदर, अभी तो मैं BA में हूँ, पहले जो पढ़ता आया हूँ अकबर के बारे में, बाबर के बारे में ही पढ़ता आया हूँ। जो हमारे उससे पहले भी तो वीर पुरुष थे, महाराणा प्रताप जी हैं, शिवाजी हैं, उनके बारे में अभी अब तक नहीं बताया जाता इतिहास के अंदर। हम केवल यही पढ़ते रहते हैं कि हमारा देश कब गुलाम हुआ, किसने गुलाम किया, कैसे हमारे पर आक्रमण करने शुरू हुए।
हम इसी के अंदर अपना इतिहास उलझा रहता है हमारा। पहले मुस्लिम से हमारा देश आक्रमण से गुलाम हुआ, फिर अंग्रेजों के द्वारा। उससे पहले का जो हमारा समय था, उससे पहले भी तो हमारा कुछ इतिहास था हमारे देश का। उस इतिहास के बारे में हमें नहीं बताया जाता कि हमारा इतिहास केवल इतना ही है कि पहले हमें मुसलमानों ने गुलाम किया, फिर जो अंग्रेजों ने, उससे पहले का भी हमारे एक अच्छा इतिहास है। मैं यही कहना चाहूँगा। जी, बड़ी अच्छी बात कही कि जिसका चरित्र अच्छा है उसका चित्र अच्छा है, और चरित्र पर हमारा कहीं ना कहीं पूरा चहुमुखी विकास जो है वो चरित्र पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और जितना फ़र्ज युवाओं का बनता है, जितना सियासत का फ़र्ज बनता है, जितना शिक्षा नीति का बनता है, उतना हमारे विद्यालयों का, विद्यालय में जो हमारे शिक्षक हैं उनका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है, क्योंकि विद्यालय की चार दीवारी में देश का भविष्य पल रहा होता है। अगर उन्हें समय रहते सही समय पर सही शिक्षा, सही बातें, सही नियम, सही कर्तव्य उनको मिल जाएंगे तो देश फिर यकीनन अच्छे पथ पर चलता चलेगा। और एक शायर की कुछ पंक्तियां हैं कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, और ना समझी गई ये बात अगर तो नुकसान हम सबका है। तो नुकसान हम सबका है। हमें ये समझकर चलना पड़ेगा कि ये देश ना सिर्फ मैं अपने परिवार का हूँ, परिवार की चार दीवारी का हूँ, बल्कि जो पड़ोसी है वो भी मेरा है, और उस पड़ोसी से परली तरफ जो है, और उससे भी परली तरफ जो हमारा देश है, देश की सीमाएं जहाँ तक हैं, देश के सभी सदस्य मेरे अपने सदस्य हैं, ये देश मेरा पूरा परिवार है, तभी हम देश को समझ सकते हैं। तो मैं अपने तीसरे साथी की तरफ इस महत्वपूर्ण बात को लेकर के पहुँचता हूँ। अनिल हमारे साथ हैं, और मैं अनिल से एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी समस्याएं हमने गिना दी, सौरभ ने बता दी, आदेश ने बता दी, मैं भी बता रहा हूँ, इन सब की समाधान के लिए आप कुछ कहना चाहें? क्योंकि जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो रैलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी आदेश रैलियाँ होती हैं, तो नेता लोग भाषण देते हैं, बड़े लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो उस पर वो हमेशा समस्याएं गिनाते हैं, समाधान उनके पास नहीं होते। लेकिन जिस प्रत्याशी के पास समस्याएं भी हैं और साथ में अगर वो समाधान भी दे तो लोगों का रुझान उसकी तरफ होता है। तो हमारा यहाँ तीनों का ये भी फर्ज है कि हम समस्याएं तो गिना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर समाधान भी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अनिल से जानना चाहूँगा कि समस्याओं के समाधान क्या क्या हो सकते हैं, बेटियों के मामले में हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा को लेकर के हम क्या क्या नए परिवर्तन कर सकते हैं जो देश के काम आए। प्रिय अनिल। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत आभार कि मुझ जैसे नौसिखिया युवा को आपने इस लायक समझा कि आप तक विचार पहुंचाएं और लोगों तक विचार पहुंचाएं। सबसे पहले भैया जो मेरे खुद के विचार थे कुछ, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, और उसके बाद जो आपने मुझसे प्रश्न किया है उसका भी उत्तर दूंगा। कुछ चीज़ें मैं पहले देश के सामने रखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है सही अर्थों में स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तब ज़रूरत है जब हम इन चीज़ों को समझें। तो मुझे लगता है कुछ समस्याएं सबसे पहले रखनी चाहिए, और उसके बाद में इनके समाधान के बारे में भी चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात मैं करता हूँ देश की शिक्षा की। जी हाँ, आज हमें आज़ाद हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा, हमारी बेटियों के प्रति सोच, हमारे समाज की सोच कहीं ना कहीं वीरेंद्र भैया मुझे चुभती है यकीनन कि क्या हमने 74 वर्षों में इतना कुछ गंवाया है या पाया है। मेरी बात सुनिए। देखिए, बेटियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज भी जब बेटी घर से निकलती है प्रिय भैया, तो घर की माँ बार बार सोचती है, फ़ोन करती है, बेटी घर कब आ रही है, कहाँ पहुँची, किस समय पहुँचेगी। तो ये चीज़ ना हमें ना कहीं अंदर झकझोर देती है, हमें अंदर से घुमा देती है, और हमारे ऊपर ग्रहण लगा देती है। शक हो जाता है खुद पे, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं। ये चीज़ हमें घुमाती है कि हम क्या सच में स्वतंत्र हैं। और उस समय ये ख्याल आना सच में हमें डराता है, भयभीत करता है। और आए दिन जैसे छोटे अनुज ने बात की, प्रिय भैया जी ने बात की बेटियों के बारे में, तो इस मानसिकता को ना तो दूसरे बदलेंगे और ना ही कोई बाहर से आएगा। हमें खुद को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम अभी भी उन चिंटुओं के, आपका ये जो शब्द है भैया मुझे बहुत पसंद आया, चिंटू, सच में कि हमें उन चिंटुओं की गुलामी छोड़कर, चिंटू मेरे को लगता है कि चिंटुओं की गुलामी भी गलत कह दिया, हमें खुद की गुलामी, अपनी मानसिकता की गुलामी छोड़कर समाधान क्या हो सकते हैं?
समाधान के विषय में एक भैया थोड़ा सा और मैं थोड़ा अपने विचार में रखना चाहता हूँ। उसके बाद समाधान के बारे में चर्चा मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मैं आपकी बात में रख रहा हूँ, मैं बिल्कुल चर्चा करूँगा। देखिए, स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस पर आपको अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। आप जितना मर्जी कहिए, जो मर्जी कहिए, और देश की बात है तो मेरे ख्याल से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं, आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं। आभार भैया जी। तो और मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र हैं, हमें अपने विचार रखने की आज़ादी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और बात करते हैं जब देश के हित की, हमारे बहुत से युवा हैं, हम बहुत से ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे लोगों को देखा है मैंने कि लोग सरकारी अनाज की दुकान से अनाज ले लेते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाते हुए घर बनवा लेते हैं और अच्छा भोजन करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उसी राष्ट्र को, उसी भारत को कहीं ना कहीं गलत बोल जाते हैं कि क्या किया है हमारे देश ने, हमारे भारत ने। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, और यही बार बार मैं कहता हूँ। और दूसरी चीज़ कि आज का युवा, आज का हम जैसा शिक्षित युवा भी कहीं ना कहीं आज 74 वर्ष, बार बार मैं 74 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी कसट है, हम सफ़र करते हैं वीरेंद्र भैया जी। तो एक चीज़ को हमें हमेशा समझना चाहिए, आज हमारा युवा सफ़र करता है, परंतु कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, सरकार की चीज़ें हैं, इस विचार को छोड़कर हमें ये समझना चाहिए जहां हम बैठे हैं, ये बेंच है, चाहे हम बस में सफ़र कर रहे हैं, चाहे हम रेल में सफ़र कर रहे हैं, हमें ये छोड़कर कि ये गवर्नमेंट की, हमें खुद का समझना चाहिए। और हमारे विचार, हम शिक्षित हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़, हम बैठते हैं गाड़ी में, रेल में बैठे हैं, हम सीटों को फाड़ देते हैं, हम जहाँ मर्जी, हम नहीं देखते कि ये देश के क्या हित में है, लोगों के हित में है, इससे किसी को क्या बुरा लगेगा, क्या ये गंदगी हो रही है, हम नहीं सोचते, हम कहीं भी थूक देते हैं। और बताया मैंने जैसा भैया कि 74 वर्ष आज़ाद हुए हो गए हैं, हमें कहीं ना कहीं हम इन 74 वर्षों में हमने अपनी शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया, शिक्षा को आगे लेकर आए। और मुझे जहाँ तक भैया मुझे सोच आता है, मुझे सोचता हूँ मैं कि पहले के समय में और आज के समय में युवा में फ़र्क इतना है कि पहले जब लोग कम शिक्षित थे तो कहीं ना कहीं दंगे और कहीं ना कहीं जो ये घिनौनी वारदातें, अभी हमारे छोटे अनुज और प्रिय भैया जी ने भी बताया और आपने भी कहा, इनकी तादाद बहुत कम होती थी। आज हम जितने लोग शिक्षित हुए हैं, हम जितने अपने आप को सभ्य बताते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं समाज में आप देख सकते हैं, जगह जगह दंगे, जगह जगह कहीं ना कहीं ऐसी वारदात हम पे खुद पे शक कर देती है। क्या शिक्षा से हमने ये पाया है? और देखिए, मैं एक छोटा अभी नौसिखिया हूँ, सीख रहा हूँ, और भैया ने प्रश्न किया था कि इस विषय में हम इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को, हर एक सज्जन को राष्ट्र हित के बारे में सोचते हुए हम दूसरों को ना सलाह दें। हम दूसरों को तो बोल देते हैं कि यार ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। हम खुद को समझें, खुद को समझाएं। और बड़ी ही अभद्र मानसिकता के साथ लोग दूसरों पर टिप्पणी कर देते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पर टिप्पणी कर देते हैं कि देखो यार कैसी लग रही है, कैसा। लेकिन हमें खुद को, जब तक हम खुद अपनी बेटियों, अपनी बहनों के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि हमारी बहन भी है, हमारी भी बेटी है, तब तक इस समाज में बदलाव नहीं हो सकता। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और सही अर्थों में एक अंतिम पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगा कि अगर सही अर्थों में आज़ादी का हम अर्थ समझें तो हमें इन चीज़ों को, इन समस्याओं को समझना होगा। और एक चीज़ और, ये जो आज़ादी मिली है हमें ऐसी ही नहीं मिली है, इसके पीछे हमारे लाखों सैनिक, हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते और देश के लिए मिट गए हैं। तो सही अर्थों में आज़ादी कोई मेडल नहीं है, आज़ादी कोई पर्चा नहीं है, आज़ादी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और इसी आज़ादी को समझते हुए मैं अपने विचारों को आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, बड़ी अच्छी बात आपने कही और बड़े ही जोश में कही, बड़ा ऊंचा स्वर आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और देखिए इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन तो शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन कोरोना का काल चल रहा है और भारत में लगातार ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। पूरा विश्व इसकी चपेट में है और हमारा देश भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस दुनिया का। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसकी मैं 4 पंक्तियाँ आप सबको सुना देता हूँ। और वो 4 पंक्तियाँ देश के परिदृश्य पर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर किस प्रकार से सटीक बैठती हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ तुमको आज नहीं तो कल कोसेंगी। सुनना, कि आने वाली पीढ़ियाँ तुमको आज नहीं तो कल कोसेंगी, जाति धर्म की जो फसल बो रहे हो काट कर तुम पर ही थोपेंगी। अरे चिंटुओं कुछ तो सोचो, इंसानियत को ना गंदा करो। अरे चिंटुओं कुछ तो सोचो, इंसानियत को ना गंदा करो। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसको तो ना शर्मिंदा करो। देश को अगर बचाना ही है, देश को अगर बचाना ही है तो इसकी आन बान शान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। छोड़ो जाति धर्म की बातें, पहले तुम इंसान बनो। और इन 4 पंक्तियों के माध्यम से उन सभी को कहना चाहता था जो देश में आए दिन अराजकता और अशांति का माहौल बनाए हुए हैं। तो डॉक्टर्स की टीम जब कोरोना का परीक्षण या जांच करने के लिए जब गाँव में गई या कहीं नगरों में या कस्बों में गई तो उनके साथ सहयोग नहीं किया गया, उन पर बोतलें फेंकी गई, उन्हें गालियाँ दी गई। तो ये जो हो रहा है देश में, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की परिभाषा नहीं है, हमारे देश को परिभाषित नहीं करता। हमारा देश बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा हो सकता है। सहयोग अगर हम करके चलेंगे, सभी का, एक दूसरे का सहयोग, सरकार का सहयोग, सरकार का एक, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, बेहद संजीदा टिप्पणी मैं करना चाहूँगा। आदेश आप सब भी सुने तो अच्छा लगेगा। सरकार के आए दिन हम सुनते हैं, विषय सुनते हैं, उनको हम कोसते भी रहते हैं, लेकिन बेवजह की टिप्पणियाँ कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं, डर पैदा करती हैं। हमें इन सब से बचना चाहिए, किसी प्रकार की भी कमेंट से हमें बचना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, किसी प्रकार की सलाह है आपके पास देश के मामले में, तो आप सरकार के पास किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या डाक अपनी चिट्ठी या तार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन व्यर्थ की टीका टिप्पणी से हमें बचना चाहिए जो देश में असमंजस का माहौल पैदा करती है, क्योंकि वर्तमान में देश में पहले ही माहौल ठीक नहीं है। देश ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये तो छोटा सा कोरोना है, चला जाएगा। और मैंने अपनी कविता में कहा भी है कि कोरोना आया हो कहीं से, हार कर जाएगा हिंदुस्तान ही से। तो मैं आदेश की तरफ रुख करता हूँ। बातें बहुत सी हैं, क्योंकि मिल जाएं तो बातें लंबी और बिछड़ जाएं तो यादें लंबी। तो बातें बहुत सी हैं, मैं आदेश का रुख करता हूँ। बेटियों के मामले में मैं आदेश से समाधान जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद 4 बहनों का भाई हूँ और आदेश भी 3 बहनों का भाई है, और इस देश की सारी बहनें ही हमारी बहनें हैं। तो बहनों पर जो अत्याचार, जो दरिंदगियाँ होती हैं, आदेश पर मैं जानना चाहूँगा कि आदेश किस प्रकार के समाधान बताना चाहेंगे, जानना चाहते हैं आदेश से। वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी सोचना है, जो समझना चाहे आप। जी, पहले तो मैं 3 बहनों का भाई था जी, लेकिन अब इस रक्षाबंधन ने मुझे 6 बहनों का भाई बनाया, जो कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी, बड़ी अच्छी बात है। और हम दूसरों में बुराई देखते हैं। एक दुआ है कि बुरा देखने जो चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। हम दूसरों में बुराई ढूंढने की बजाय अगर हम खुद में देखें, अगर हम कहते हैं कि ये इसमें करप्शन है, वो उसमें करप्शन है, करता कौन है? हम ही में से कोई करता है। अगर हम अपने आप को सुधारें तो बहुत बेहतर होगा। और जहाँ बेटियों का सवाल है, उनके प्रति हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपने विचार बदलने होंगे, अपने भाव बदलने होंगे। अगर हमारा विचार शुद्ध है, हमारी ये मेंटलिटी, सोच ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इस जैसे घिनौने काम को हम रोक सकते हैं। यही मेरा समाधान मेरी ओर से आपको। बिल्कुल, और सारी बात मानसिकता की ही है। अगर हम मानसिकता सही रखेंगे, देश की सभी बेटियों बहनों को अपना समझेंगे, तो देश सही ट्रैक पर फिर से आ सकेगा। और हमारे देश ने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करे हैं, वर्तमान में भी अच्छा चल रहा है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आखिरी में इस चर्चा को विराम देते हुए आप सबसे 2 पंक्तियाँ और लेना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के इस महत्वपूर्ण मौके पर, इस महत्वपूर्ण दिवस पर, क्योंकि मेरे साथ युवा मौजूद है, युवा शक्ति मौजूद है, और कहते हैं कि तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, एक जवान की ओर से एक ज़माना बनता है। और मेरे साथ जवान मौजूद हैं और देश के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, शहीद, जो हमारी जो सीमा पर जो देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे शहीद हो जाते हैं जो लोग, और हमें उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में सीमा पर चले जाते हैं, अपनी तमाम प्रकार की खुशियों को वो कहीं ना कहीं त्याग देते हैं, और देश की आज़ादी की और देश की खुशियों का जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति खुशी खुशी दे देते हैं।
तो उन सब का भी हम स्मरण करते हैं, उन सबको भी इस आज़ादी के महत्वपूर्ण दिवस पर याद करते हैं। तो आखिर में आप सबसे छोटा सा विचार, छोटी सी बात ये लेना चाहूँगा कि युवाओं को आप सब क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी युवा हैं और युवाओं के कंधों पर ही देश की जिम्मेदारी है। तो अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण दिवस पर? देखिए, वैसे मैंने अपने विचार रखे हैं और अंतिम प्रश्न भैया ने मुझसे किया है, तो एक चीज़ मुझे जो खल रही है अंत में वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा भैया कि हम में से तो नहीं है, हम इतने तो नहीं, लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है तो स्वतंत्रता दिवस पे ही मैं बात करूँगा कि हम स्वतंत्रता से जाते हैं बड़े बड़े होटलों में, पार्टी करते हैं और वेटर हैं जो भी हैं उनको खुले ही टिप देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वही युवा जब सब्जी की रेडी पे जाता है, स्वतंत्रता वहाँ भी दिखाई, स्वतंत्रता से 1000 का नोट पकड़ा दिया, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं वही युवा जब उस रेडी वाले के पास, सब्जी वाले के पास जाता है तो बड़ी ही स्वतंत्रता से 5 रुपये कम देता है। ये मानसिकता बदल के अगर इधर लाई जाए, मेरे ख्याल से इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। यही मेरा अंत में ये मैं बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरी युवाओं तक पहुँचे। जी, आभार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने कही। सौरभ, आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को केवल यही कहना चाहूँगा कि प्रेम से रहें जी, अपने देश का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें एवं संविधान का पालन करें। बड़ी सारगर्भित बात कही आपने इस एक पंक्ति में। आदेश का रुख करना चाहेंगे। आदेश, आप क्या युवाओं को इस स्वतंत्रता दिवस पर संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं इस बातों से ज़्यादा अपने इस कविता और शेर व शायरी के अल्फाजों में मैं चाहूँगा कि अपने युवाओं को जी संदेश दूँ। स्वागत है। और वो कुछ यूँ है, मैं एक छोटा सा वृतांत सुनाना चाहूँगा आपको जी, जो मेरे आदरणीय सर ने मुझे सुनाया था और मुझे सर भी बहुत याद आ रहे हैं अभी, और मैं उनके द्वारा सुनाया हुआ एक वृतांत आप सबकी नज़र कर रहा हूँ और ये युवा के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है जी। आप इनसे ज़रूर कुछ सीखिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मर्चेंट। एक बार की बात है कि एक व्यापारी किसी राह से गुजर रहा था, जंगलों से गुजरा। मैं हिंदी में पूरा बता देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में थोड़ा नहीं समझ पाते, तो मैं हिंदी में पूर्ण रूप से आना चाहूँगा कि एक व्यापारी जब जंगल से गुजर रहा था तो उसने पाया कि एक वृक्ष उस पर आग लगी हुई है, और आश्चर्य की बात यह है कि उस वृक्ष के साथ साथ कुछ पक्षियाँ भी जल रही हैं। वो भी चल रहा है। बिल्कुल। तो उस व्यापारी ने उस पक्षी से पूछा कि आग लगी एक वृक्ष पे, जल रहे पक्षी साथ, तुम क्यों नहीं उड़ते पक्षियों, पंख तुम्हारे पास। और प्रिय युवाओं, आपने जो अपना ध्यान आकर्षित करने की जो कोशिश की है, मैं कहना चाहूँगा कि उसने कहा कि आग लगी वृक्ष पे, जल रही पक्षी साथ, तुम क्यों नहीं उड़ते पक्षियों, पंख तुम्हारे पास। तो पक्षी ने उत्तर दिया कि फल खाएं इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ। मैं चाहूँगा कि ये उत्तर आप सभी का उत्तर बने। और 4 पंक्ति कहना चाहूँगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपट कर, सोने से सिमट कर मरे हैं कई, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बिल्कुल, और तिरंगे से खूबसूरत सचमुच में कोई कफन नहीं है। और ये जो आदेश ने प्रसंग, वृतांत, ये जो वाक्या सुनाया, बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि आज से 8 वर्ष पहले जब मैं विद्यालय में पढ़ता था अपने, तो वहाँ आदरणीय ओम प्रकाश सर ने मुझे भी यही वृतांत सुनाया था, हम सभी बच्चों को सुनाया था। तो बड़ी खुशी की बात है कि सब तक बात पहुँच रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये हमारी छोटी सी बातचीत, ये वार्तालाप, ये देश की बात, सौहार्द, सहकारिता की बात आप तक पहुंचेगी और मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा, परिवर्तन आएगा। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि कोई और ज्ञान ना सुने कान, बस जय जय हिंदुस्तान सुने, बस जय जय हिंदुस्तान सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।